हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 2। यहाँ पर 1 रह गया बच्चों। क्षितिज भाग 2 क्लास 10 CBSE NCERT काव्य खंड पाठ 5 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो पाठ में 2 कविताएं हैं वह मैं आपके सामने लेके आई हूँ। पाठ 5 की, ठीक है, लेसन 5 की, जिसमें जो 2 कविताएं हैं। पहली कविता का नाम है उत्साह, जो क्या है, एक आह्वान के रूप में है। नहीं, आह्वान क्या होता है, किसी देवता को बुलाने के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं या किसी को बुलाने के लिए उसके संबंध में जो हम कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ बातें कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, आह्वान कहते हैं। तो इस उत्साह वाले कविता में बादल का आह्वान किया गया है, ठीक है। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। यहाँ पर फागुन की मादकता और सुंदरता का वर्णन हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है, ठीक है। जब हम कविता परिचय में जाएंगे तो हम जानेंगे उस कविता की पूरी व्याख्या और पूरी जानकारी मैं आपको उस समय दूंगी। आज के इस क्लास में हम जानेंगे पहले कवि परिचय के बारे में, उसके बाद काव्य परिचय के बारे में। यानी ये जो दोनों कविता है उसकी पूरी व्याख्या और पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो नाउ स्टार्ट परिचय की तरफ, कवि परिचय की तरफ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह एक आधुनिक युग के छायावादी कवि हैं। छायावादी क्या है? छायावादी एक धारा है आधुनिक काल का, जिसमें छाया यानी प्रतिबिंबित रूप में कविताएं और रचनाएं लिखी जाती थी। नहीं, छायावाद के हमारे हिंदी साहित्य में 4 स्तंभ हुए, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रमुख थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं हमारे छायावाद के। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी महिसादल रियासत, जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ। लेकिन ये मूल निवासी गढ़ाकोला जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के थे। इनके पापा जी का पैतृक गांव, पिताजी का पैतृक गांव वहीं गढ़ाकोला में था, लेकिन इनका जन्म यहाँ हुआ था मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी जी महिसादल रियासत में ही क्या थे, सिपाही के पद पे थे। इनकी माता रुक्मिणी देवी, इनकी पत्नी मनोहरा देवी, पेशे से यह उपन्यासकार, निबंधकार एवं कहानीकार थे। इनको संस्कृत, बंगला और हिंदी तीनों भाषाओं पर मजबूत पकड़ थी, ठीक है। और इनका जो बचपन था बहुत ही कष्ट में बीता। उस समय हमारे देश की हालात अच्छी नहीं थी। बंगाल विभाजन और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की जो घोषणा हुई, वो उसमें जो नरसंहार हुए और जो संक्रामकता फैली, तो इन सब का सामना हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। तो प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अपने बहुत सारे अपने संबंधी को खो दिए। इससे उनका मन एकदम टूट गया। नहीं, उसके बाद समाज की ऐसी मतलब कि व्यवस्था देखकर उनके मन में क्या कहते हैं, आक्रामकता की भावना ज़्यादा भरी। वह एक आक्रामक कवि के रूप में जाने जाते हैं। जैसा नाम वैसा ही उनका गुण और उनका परिचय भी है। सूर्यकांत, सूर्य की तरह तेज। वास्तव में वह सूर्य की तरह तेज के रूप में प्रस्तुत हुए और उनकी रचनाओं में भी वह तेज दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारधारा से प्रभावित थे। ये दोनों कौन थे? समाज सुधारक थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनकी विचारधारा से वे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि समाज का जो रूप था, अगर उसमें सुधार नहीं होता तो आज जो हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वह संभव नहीं हो पाता। इसलिए उनकी विचारों ने इनको प्रभावित किया, ठीक है। निराला रचनावली
8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित प्राप्त होता है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, विराट तथा उदार चित्र उनकी रचनाओं में शामिल है। प्रकृति का, तो किसका? प्रकृति का विराट और उदार चरित्र उनकी रचनाओं में शामिल है। नहीं, और ये आधुनिक युग के कवि थे और छायावादी कवि थे और साथ ही साथ प्रयोगवाद के आंदोलन में भी यह शामिल थे। तो प्रयोगवाद में जो नए नए प्रयोग साहित्य में किए गए तो ये उनके दृष्टा थे। नहीं, तो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया जिससे हिंदी साहित्य में एक नव जागृति आई, एक नया रूप दिखाई पड़ा। इसके बाद ही जो नव, जैसे कि किसी चीज़ का नव अंकुरन होना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर कुछ नया करने वाली जो बात होती है, तो इनकी कविताओं ने ऐसा रूप साहित्य में दिखाया। ठीक है। इन्होंने एक कविता लिखी थी जूही की कली, जो कि उन्होंने 1916 ईस्वी में लिखी थी, लेकिन वह प्रकाशित कब हुई? 1922 ईस्वी में। यानी इनकी रचना काल का समय 1921-22 से स्टार्ट हुआ। वह कविता, एक छोटी सी कविता इतनी प्रसिद्ध हुई जिसने कविता साहित्य का रूप बदल के रख दिया। जूही की कली, जूही की कली के माध्यम से एक प्रकृति का एक सुंदरतम रूप जो उन्होंने प्रस्तुत किया, यथार्थ का एक सुंदर चित्रण जो उन्होंने प्रस्तुत किया, तो सभी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, क्योंकि पारंपरिक कविताओं को देखते सुनते वही बार बार मतलब जो रिपीटेशन हो रहा था, बार बार उसी को घुमा घुमा कर जो रचनाएं की जा रही थी, तो इनकी इस कविताओं से उन्हें एक नयापन दिखाई पड़ा और साहित्य को एक नया मोड़ देने का रास्ता अपने आप खुल गया। तो यह उनका एक परिचय था। अब हम चले उनके कविता की तरफ, जो 2 कविता हमारे पाठ्यपुस्तक पाठ 5 में संकलित है, उत्साह और अट नहीं रही है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कविता की तरफ चलते हैं। जो 2 कविताएं यहाँ हमारे पाठ्यपुस्तक में संकलित है, मैंने आपको इसका साधारण परिचय आपके कवि परिचय के साथ ही बताया था हमने। तो चलिए अब पंक्ति के माध्यम से हम देखें कि दोनों कविताओं में क्या संदेश हमारे निराला जी दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रथम कविता उत्साह। उत्साह मैंने आपको बताया था कि यह क्या है? एक आवाहन गीत है। यहाँ पर किसका आह्वान किया जा रहा है? बादल का। यह कविता बादल को संबोधित है। और आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि बादल जो है हमारे कवि निराला का प्रिय विषय रहा है। बादल को संदेश वाहक बनाकर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है और ऐसे भी ये प्रकृति प्रेमी हैं। प्रकृति का सौंदर्य इनके कण कण में बसा हुआ है और प्रकृति के रूप का जो यथार्थ और सही वर्णन वह करते हैं, वह उनकी कविताओं और रचनाओं में हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर उत्साह कविता में वह बादल को संबोधित करते हैं कि ऐ बादल आओ, तुम जो दूसरे की आकांक्षा को पूरी करने वाले हो, सबकी तड़प पीड़ित प्यासे जन की जो आकांक्षाओं को तुम पूरा करने वाले हो, सिर्फ यही तुम्हारा रूप नहीं है, साथ ही साथ दूसरी तरफ वही बादल कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी यहाँ पर उन्होंने बादल का 2 रूप प्रस्तुत किया है। एक तो अपने जल से वह पूरी धरती के जन के प्यास को बुझाते हैं, जितने भी फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको वह जल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ उनका एक अलग रूप हमारे निराला जी ने दिखाया है कि बादल जो है एक नएपन के लिए और एक नए अंकुर के लिए वह विध्वंस भी कर सकता है।
नहीं, और क्रांति के माध्यम से वह पूरे जनमानस में एक चेतना भरने के लिए भी प्रस्तुत हो सकता है। क्योंकि बादल जो आता है तो साथ ही साथ वह संदेश भी लाता है कि अपने कृत्य से हम कुछ नया कर सकते हैं। क्योंकि उसका जब पानी धरती पे बरसता है तो धरती में जाकर अंकुर आते हैं, अंकुर के बाद पौधे लगते हैं और पौधों से फिर अन्न तैयार होता है और वही अन्न फिर नए अंकुर के लिए प्रस्तुत होता है। तो चलिए कविता के माध्यम से हम देखें कि वह किस प्रकार से बादल का आह्वान कर रहे हैं, किस रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। नहीं, यहाँ पर वह बादल का आह्वान करते हुए कर रहे हैं कि ए बादल घेरो, पूरे दिशाओं को तुम घेरो, पूरे गगन को तुम धराधर घेर कर, और मतलब कि छोटे छोटे काले काले अपने घुंघराले रूप से तुम पूरे आकाश में फैल जाओ और जल बरसाओ, और अपने साथ कल्पना का भी रूप लेके आओ, ताकि उस कल्पनाओं में हम जीकर एक नए जीवन का रूप प्रदर्शित कर सके। अब एक नए रूप की आवश्यकता है। तुम अपने अंदर सिर्फ जल लेकर ना आओ, उस विद्युत छवि को भी लेकर आओ, उस आक्रामक रूप को भी लेकर आओ जो नवजीवन प्राप्त करने में सहायक हों। अपने अंदर वज्र छिपा के लाओ, नहीं, और इस पूरे दुनिया में एक नया राग फैला दो, ऐ बादल गरजो। नहीं, यहाँ बादल को वह आह्वान कर रहे हैं, यानी यहाँ बादल के माध्यम से हम पूरे जनमानस में यह संदेश दे रहे हैं। नहीं, बादल का तो आह्वान करके वह सिर्फ अपनी कल्पना को रूप दे रहे हैं, नहीं, लेकिन वास्तव में वह पूरे जनमानस को जगा रहे हैं कि एक नए रूप के साथ तुम प्रस्तुत हुओ, अपने अंदर ज्वाला भरकर, अपने अंदर वज्र भरकर किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहो। हाँ, जीवन को, पूरे विश्व को तुम अपना उपहार दो, लेकिन साथ में अपने अंदर कुछ नया करने की और उससे लड़ने का भी ताकत रखो, ताकि नए रूप में कुछ हमारे सामने प्रस्तुत हो सके। आगे की पंक्तियाँ देखें। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अभी जो समय है, जिस समय का वो वर्णन कर रहे हैं, हमारा जो पूरा मन है क्या हो गया है, एकदम विकल हो गया है, एकदम विकल विकल मन है, उन्मन है, एकदम उकताया हुआ मन है, और विश्व का जो यह दीर्घ ताप है वह पूरा फैल रहा है। नहीं, आप अज्ञात दिशा से तुम आकर इस पूरे अनंत में, पूरे आकाश में तुम फैल जाओ और इस तपती धरा पर जल से फिर से सबको शीतल कर दो, ऐ बादल गरजो। नहीं, यहाँ पर अभी की जो स्थिति है उसमें तुम शीतल जल बरसाओ और एक नए अंकुरन के लिए एक नए रूप में तुम यहाँ पर प्रस्तुत हो। ऐसा वर्णन वह उत्साह कविता के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ हमें प्राप्त होता है। निराला जी की दूसरी कविता जो इस पाठ में संकलित है, अट नहीं रही है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। अनेक संदर्भों में देखता है मतलब कि फागुन सिर्फ एक रूप में नहीं आता है, यानी कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ
फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास हमें दिखाई पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारा मन उल्लास से भरा हो, सुंदर दृश्यों से भरा हो और चारों तरफ मादकता नज़र आती हो तो उसे हम क्या संबोधित करते हैं कि फागुन महीना आ गया। नहीं, और इस कविता में सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी एकदम फागुन की तरह सुंदर बना दिया है। तो चलिए अब कविता की पंक्तियों के माध्यम से उस सौंदर्य का रसपान हम करें, जिसमें छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही सुंदरतम रूप में प्रस्तुत हुई है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन की सट नहीं रही है। यानी कि भी यहाँ पर फागुन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह जो फागुन की आभा है, यह जो चमक है, यह पूरे वातावरण में एडजस्ट नहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा आभा है, इतनी ज़्यादा चमक फैली हुई है कि यह पूरे वातावरण से बाहर जा रही है, चमक पूरे बाहर जा रही है। यह अपने वातावरण में पूरी तरह से सिमट नहीं पा रही है, सट नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पर फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा कहीं लगता है कि कहीं सांस लेते हो मतलब हवा चल रही है, नहीं, और घर घर भर देते हो उस हवा से पूरे, मतलब जब वातावरण है पूरा जो घर घर है तुम उसको क्या करते हो, भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और पूरा जो आकाश है, तुम्हारे यहाँ जो रूप है, उस आभा से, उस मादकता से क्या है, भरा हुआ है। एकदम सुंदर रूप में तुम यहाँ आकर पूरे वातावरण को क्या कर दिए हो, सुंदरतम बना दिए हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तुम्हारा यह रूप जो देख रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि अपनी नज़रें हटा लूँ, लेकिन मेरी आँखें उससे हट नहीं पा रही है और तुम्हारा यह रूप मुझे आकर्षित कर रही है, मेरे मन को मोह रही है। आगे की पंक्तियों में उस फागुन के रूप का और सुंदर वर्णन। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फागुन का वो वर्णन कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे इस रूप में जो पत्ते लदे हुए हैं, कहीं हरी हरी दिखाई पड़ रही है और कहीं लाल लाल दिखाई पड़ रही है। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, और इसी वातावरण में कहीं कहीं हृदय में क्या पड़ा हुआ है, मंद गंध, यानी कि मंद मंद सुंदर फूलों की माला की खुशबू फैली हुई है। नहीं, पूरे हृदय में तम सुंदर पुष्पों की जो गंध है वह मंद मंद हमारे हृदय में फैल रही है। पाट पाट शोभाश्री, यानी कि प्रकृति का जो पूरा वातावरण है, एक एक पार्ट जो है, एक एक जो जगह है वह शोभायमान हो गया है, सुंदर हो चुका है, हर तरह से सज चुका है और यह पार्टी नहीं जा रही है, पट नहीं रही है, यानी यह पार्टी नहीं जा रही है। ऐ फागुन, तुम इतने सुंदरतम रूप में जो यहाँ आए हो तो उसके रूप को देखकर, उसकी चमक को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह अट नहीं रही है और इसके जो पाट पाट की शोभा है, हर तरह की जो शोभा है वह अब हमारी आँखों से पट नहीं रही है। तो इस छोटी सी कविता में एकदम गागर में सागर भरी हुई थी। फागुन का सुंदरतम रूप यहाँ पर कवि प्रस्तुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न अभ्यास के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तो इस कविता की पंक्तियों को फिर से दोहरा के आप पढ़िएगा और फागुन के महीने की कल्पना करते हुए, आप सुंदरतम उस फागुन की महीना का कल्पना करते हुए इस कविता को पढ़िएगा तो इसका असली रस आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आज तक के लिए इतना ही। बाय।